हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेगबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्यारे दोस्तों, ज्योग्राफी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों का 24 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसका हम लोग वायरल वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और साथ में आप लोग प्रयास कीजिए, समझते जाइएगा। और अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, बहुत सरल भाषा में है। और साथ ही आपको बता दें प्यारे दोस्तों, इसी तरह से जिस तरह से आप लोगों का सोशोलॉजी में बहुत सारा क्वेश्चन मेरा ही वीडियो से देखने को मिला है, और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी का, उसी तरह से सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो करवाया जाएगा उसी से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही अपलोड हो चुका है, और फिर तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ गया है, पूछा गया मानव प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। ये जो मानव का प्रकृतिकरण है उससे आप क्या समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सब हम जो करवा रहे हैं आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, मानव का प्रकृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीता है। इसके साथ क्या होता है, मानव जो है सो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जो है सो जीवन जीता है। इसमें मानव प्रकृति के नियमों को समझता है, मानव जो है सो प्रकृति के जो नियम है उसको समझता है और उसी के अनुसार अपनी जीवन शैली को ढालता है। तो यही जो है सो बच्चों मानव का प्रकृतिकरण मतलब क्या है, मानव जो है सो प्रकृति के साथ अपना तालमेल बैठाता है, पर मानव जो है सो प्रकृति के नियमों को समझता है और उसी के अनुसार जो है सो अपनी जीवन शैली को ढालता है। जैसे देखिएगा मनुष्य जो है सो गर्मी के दिनों में भी सहन कर लेता है, बरसात के दिनों में, तो ये सभी प्राकृतिक का देन है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से प्रमुख घटक है। तो जानते हैं हम लोग जनसंख्या जो वृद्धि है उसका प्रमुख घटक कौन कौन है। तो जनसंख्या वृद्धि कब होगा, जब जन्म दर क्या होगा, अधिक होगा, मृत्यु दर कम होगा, प्रवास अधिक होगा या प्रवास कम होगा। तो ये सभी चीज़ जो है सो ये तीनों चीज़ आप लोग जानते हैं। ये जो है सो क्या है बच्चों, तो जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से प्रमुख घटक है। तो आप लोग लिखिएगा जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं, वहाँ आप लोगों का अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग ऐसे लिखिएगा तो चलेगा इतना ही। और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग जन्म दर लिखिएगा। एक वर्ष में औसत जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग बताते हैं आपको, प्रति 1000 बच्चों पर जन्म लिए गए जो औसत है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जन्म दर बोलते हैं। उसी तरह से मृत्यु दर होता है, 1000 के डिनोट से किया जाता है इसमें। और आपको थोड़ा सा यहाँ प्रवास के बारे में बताते हैं। प्रवास को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। प्रवास का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे देखिए मान लीजिए आप लोग अपना घर से कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज गए तो आप लोग प्रवास किए हैं। तो प्रवास में क्या होता है, जनरली आप लोग रोजगार की तलाश में, शिक्षा के तलाश में, या क्या बोलते हैं, या पर्यटन के उद्देश्य से, या क्या बोलते हैं धार्मिक उद्देश्य से। तो ये सभी उद्देश्य से हम लोग जाते हैं प्रवास करने। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई गया है आप लोगों का जो है सो, मान लीजिए रांची कोई काम करने गया है, तो वो जो है सो क्या होगा, जहाँ से रांची गया है वहाँ तो जनसंख्या कम होगा, लेकिन रांची जब चल गया तो क्या होगा, वहाँ जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा। तो ये तीनों कारक जो है सो आपके जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक माने जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि में मूल रूप से कौन कौन से फसल की जाती है। जो भूमध्य सागरीय कृषि में है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल की खेती की जाती है उसके बारे में पूछा गया। खट्टे फल जैसे अंगूर हो गया, नींबू हो गया, संतरा, ये सब भूमध्य सागरीय कृषि में किया जाता है। जैतून हो गया, अंजीर हो गया, तो ये सभी का खेती जो है सो किया जाता है। और उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखिए ब्रायस्रोतन एक ऐसी व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें यही पूछा है ब्रायस्रोतन क्या है। तो ब्रायस्रोतन एक ऐसी प्रक्रिया, व्यावसायिक प्रक्रिया, व्यावसायिक आप लोग याद रखिएगा, कॉमर्शियल व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी अपने कुछ कार्यों को बाहरी स्रोतों से करवाता है। कुछ कुछ कंपनी क्या करवाता है, अपना जो काम होता है सो अपने ना करके बाहरी स्रोतों से करवाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य स्रोतन क्या है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5। और क्वेश्चन 5 में देखिए पहले उसको क्या है, परिवहन के प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। क्या क्या होता है परिवहन का प्रमुख प्रकार। जैसे आप लोग को ये जो पॉइंट बताया गया उसके बाद आप लोग इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे क्या होता है वायु परिवहन, क्या होता है स्थल परिवहन, क्या होता है जल परिवहन, इसके बारे में आप लोगों लिख सकते हैं। केवल हम पॉइंट बता दिए हैं। तो देखिए इसमें स्थल परिवहन में जैसे कौन कौन आएगा, जैसे सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन, ये सब स्थल परिवहन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जल परिवहन जैसे समुद्री परिवहन हो गया, अंतर्देशीय, तो ये सब जो है सो जल परिवहन कहने का मतलब जो जल में होता है, जैसे नाव वगैरह चलता है। और स्थल में जैसे आप लोग देखिएगा सड़क परिवहन में जैसे वाहन वगैरह चलता है, रेलगाड़ी वगैरह चलती है। तो उसमें के बाद देखिए वायु प्रदूषण, वायु परिवहन, वायु परिवहन का मतलब क्या होता है, जैसे एरोप्लेन वगैरह हो गया जो आसमान में चलता है, तो ये सब जो है सो वायु परिवहन का उदाहरण हो जाएगा। और उसी तरह से अब आगे हम लोगों के बीच आता है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। ये जो जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी है, उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ
जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व क्या आता है? प्रति इकाई क्षेत्र में, जो कम से जो मान लीजिए इतना क्षेत्र है तो प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। और आगे देखिए बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। हम लोग एकदम बिल्कुल आसान भाषा में लाने का प्रयास किए हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। आप लोग इतना भी लिख देते तो आप लोगों का जो है सो काफ़ी नंबर मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या, लो इस्पात उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्यों या फिर क्यों कहते हैं? जो लो इस्पात उद्योग है, हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को करवाए थे कि उसको जो है सो क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग। तो इसमें पूछा गया क्यों लो इस्पात उद्योगों को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक अन्य उद्योगी के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। ये जो है सो क्या करता है? अन्य उद्योगों के लिए, जो जो दूसरे उद्योग है उसके लिए कच्चा माल का जो है सो प्रदान करता है। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं बच्चों, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग थोड़ा सा इस सबको अपने भाषा में लाने का प्रयास कीजिएगा और अपना समझ के लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। तो देखिए इसमें क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये ऊर्जा स्रोत लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं और इनके भंडारण सीमित है। इसका जो भंडार है सो क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत के लंबे समय से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका भंडार जो है सो सीमित है। ये आप लोग याद रखिएगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और ये क्या हो सकता है बच्चों? कभी भी समाप्त हो सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अनवीकरणीय है। उसके बाद देखिए क्या होता है, गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये ऊर्जा स्रोत नए और इनके भंडार असीमित है, मतलब इसका जो भंडार है सो असीमित है, मतलब कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो ये सभी जो हो जाएगा सो परंपरागत और गैर परंपरागत उदाहरण का हो जाएगा। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि परंपरागत इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा और कौन गैर परंपरागत। परंपरागत रूप से हम लोग क्या करते हैं, घर में देखिएगा आप लोगों को पता होगा, से जनरली हम लोग क्या उपयोग करते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये सब चीज़ जो है सो परंपरागत हो जाएगा। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, वो सब जो है सो गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। और आगे हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी, विवरण दे। भारत का जो कृषि है उसकी कौन कौन सी समस्या, उसके बारे में विवरण पूछा गया है। तो देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं सिंचाई सुविधाओं की कमी, यहाँ का जो है सो सिंचाई सुविधा की कमी है। उसके बाद देख सकते हैं क्या, उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है, मिट्टी का कटाव है, छोटे बिखरे हुए खेत, छोटे छोटे खेत है देखिएगा। और जब छोटा छोटा खेत होता है तो क्या होता है बच्चों, उसमें समय भी अधिक लगता है और लागत भी अधिक हो जाता है। उसके बाद किसानों के लिए उचित मूल्य का अभाव है, किसान जितना मेहनत करता है उसके लिए उतना जो है सो न्यूनतम मूल्य उसको जो है सो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, ये बोल सकते हैं किसानों के लिए उचित मूल्य का अभाव, मतलब उसका जो उचित मूल्य है सो नहीं मिल पाता है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आगे हम लोगों के बीच आता है क्वेश्चन नंबर 10, और इसी तरह से आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है। जल प्रदूषण क्या है? जो जल प्रदूषण है, नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। ये जो जल प्रदूषण है सो क्या है, और नदी के जो सो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उसको बचाने के लिए। जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ जल निकायों में प्रवेश करते हैं, मतलब जल प्रदूषण कब होता है, जब हानिकारक पदार्थ जो है सो नदियों में प्रवेश करेगा या जल निकायों में प्रवेश करेगा और जल की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, और जल की गुणवत्ता को जो है सो खराब कर देते हैं, चाहे वो रंग से हो, कलर से हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्वाद से हो। अगर उसका गुणवत्ता जो है सो खराब हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि जल प्रदूषण हो गया है। नदियों के प्रदूषण को कम करने के उपाय, कैसे हम लोग नदियों का जो जल प्रदूषण है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। औद्योगिक कचरे का उपचार, औद्योगिक कचरे का उपचार, सीवेज का उपचार, घरेलू सीवेज का उपचार कहने का मतलब, पहले देखिएगा आप लोग हर तरफ, बहुत किसी का घर तरफ होगा, पहले गोबर गैस का जो टंका बनाया जाता था उसमें जितना अचड़ा कचड़ा रहता था सब उसी में डाला जाता था। और ये जो देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर औद्योगिक कचरे का उपचार बोला गया, देख कहने का मतलब क्या है, और उद्योगों से जो जल वगैरह, मलमूत्र वगैरह जो निकलता है वहाँ से, तो क्या किया जाता है, डायरेक्ट नदियों में बहा दिया जाता है, लेकिन उसको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आप लोगों को जो है सो उसके बचाव के तरीका को पूछा गया। उसके नदियों में कचरे फेंकने पर रोक, नदियों में जो है सो आप लोग कचरे नहीं फेंकिएगा, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सब देखिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट इसलिए ही बनाया जाता है ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। ज्योग्राफी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, अगर आप लोग इसे आसानी से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। और इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन 24 फरवरी को देखने को मिलेगा बच्चों, और साथ ही हम लोग लाएंगे वायरल क्वेश्चन, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ये शुरुआत में नहीं बोले लेकिन चलिए। तो इसमें देखिए उसके बाद क्या है, लोगों को जागरूक करना, तो ये जो है सो क्या करना, लोगों को जागरूक करना, तब हम लोग नदी प्रदूषण को जो है सो बचा सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे चावल उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है, विवरण दीजिए। तो ये सब जो है सो क्लास 10th का है, ये आप लोगों को पता होगा। तो देखिए क्या है, विवरण दें।
उच्च तापमान, ये जो चावल के लिए हो सो क्या होना चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, अधिक वर्षा होना चाहिए। चूँकि आपको बताए हैं कि 120 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए, तब जाके धान की खेती अच्छा होगा। और साथ ही 70 दिनों तक जो है सो खेत में पानी जो है सो भरा होना चाहिए। उसके बाद क्या, उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। चूँकि आपको बता दें प्यारे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में जो है सो चावल का खेती अच्छा मात्रा में होता है, इसलिए उसकी जो मिट्टी होना चाहिए सो जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। वही पूछा गया कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं। उसके बाद समतल भूमि, देखिए उबड़ खाबड़ जहाँ रहेगा वहाँ ज़्यादा खेती अच्छा से मतलब उपजाऊ जो है सो उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। उसके लिए कैसा भूमि चाहिए, तो समतल भूमि चाहिए। उसमें क्या होगा, लागत भी कम पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या है, प्रौद्योगिकी ध्रुव। क्या होता है प्रौद्योगिकी ध्रुव, क्या है, उदाहरण के साथ विवरण दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव को थोड़ा सा आप लोग समझिए। प्रौद्योगिकी ध्रुव ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उच्च तकनीक वाले उद्योग और अनुसंधान केंद्र अवस्थित होते हैं। मतलब ये प्रौद्योगिकी ध्रुव किसको हम लोग बोलेंगे, जहाँ पे क्या है, प्रौद्योगिकी ध्रुव ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उच्च तकनीक वाले उद्योग है, मतलब उच्च तकनीक वाले उद्योग है, अनुसंधान केंद्र केंद्रित है, उसी को हम लोग बोलेंगे। आगे देखिए इसमें क्या है, तो आगे इसमें उदाहरण के लिए सिलिकॉन वैली, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेंगलुरु, जो कि भारत में, मतलब ये जो सिलिकॉन वैली है सो कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसी सिलिकॉन वैली को जो है सो या बेंगलुरु को भी सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ अंतरिक्ष यान से संबंधित सारी प्रक्षेपण प्रक्रियाएं जो सो किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए प्यारे दोस्तों क्या है, ये आप लोगों को बता दिए, ये सब्जेक्टिव का फर्स्ट सेट है। उसके बाद हम लोग फिर लाएंगे और जहाँ से आप लोगों को सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित विवरण दे। तो देखिए प्राचीन भारत में क्या हुआ था, स्थानांतरित कृषि को हम लोग घुमंतु खेती बोलते थे। जनरली इसको कैसे किया जाता था, तो घूम घूम के किया जाता था। जंगल के एक भाग को किसी पेड़ पौधे को काटता था, वहाँ जला के साफ किया जाता था और एक दो बार वहाँ खेती करता था। और जब देख लेता था कि भूमि में जो है सो उपजाऊ कम हो गया है, उसके बाद पुनः वह दूसरे जगह जाता था और दूसरे जगह भी उसी तरह जंगल को काटता था, पेड़ पौधे को साफ करता था, जलाता था और खेती करता था। और यही प्रक्रिया जो है सो उसी तरह से जो है सो स्थानीय लोगों ने उसी तरह से जो है सो क्या बोल सकते हैं, जो स्थानांतरित कृषि करते थे, एक जगह से दूसरे जगह मतलब घूम घूम के खेती करते रहते थे। और घूम घूम के खेती करने के कारण ही इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि या घुमंतु कृषि के नाम से जानते हैं। बाकी यहाँ देखिए क्या है, स्थानांतरित कृषि एक प्रकार की कृषि है जिसमें किसान एक क्षेत्र की भूमि को कुछ समय के लिए साफ करते हैं और उस पर खेती करते हैं। जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, देखिए वही सब पॉइंट है, जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है वह दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। उसी तरह जंगल झाड़ को साफ किया जाता था। सो उसके बाद देखिए इसमें क्या है, लिए साफ करते थे और उस पर खेती करते थे। जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी वे दूसरे जगह चले जाते थे। उदाहरण के लिए भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूम खेती। और इसी जो है सो भारत का जो उत्तरी पूर्वी है, मतलब झारखंड, झारखंड आ जाएगा आप लोगों का, उड़ीसा आ जाएगा, तो यहाँ उसे हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से आप लोग, अगर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि झूम खेती को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ मुख्य रूप से पूर्वा के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप लोग जब पहले प्रीवियस ईयर को देखिएगा उठा के, और किसी भी एग्जाम को पास करने का मूल मंत्र ये होता है कि जो उसका मॉडल सेट है उसको कर लीजिए और 4-5 साल का आप लोग प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। तो आप लोगों का 4 साल का प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपका 60% नंबर आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों को 80-90% लाना है तो उसके लिए थोड़ा सा अधिक मेहनत करना पड़ेगा, और मेरे साथ आप लोग भी मेहनत कीजिए, आपका नंबर फिक्स है। देखिए क्या, भारत मध्यम मानव विकास वाला देश क्या है, भारत मध्यम मानव विकास वाला देश क्यों है, उदाहरण सहित विवरण दे। भारत जो है सो मध्यम विकास वाला देश है, क्यों, उदाहरण सहित पूछा गया है। तो इसमें देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, मानव मध्यम विकास वाला देश है क्योंकि जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के स्तर में सुधार हो रहा है। यहाँ पे सुधार हुआ नहीं, सुधार हो रहा है। लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में चुनौतियाँ, और कभी कई 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 ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो है सो क्या है, सुधार की अवस्था नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आगे हम लोगों के बीच जो आता है क्वेश्चन नंबर 15 में, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जो खनिज है उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, ताकि भविष्य का जो पीढ़ी आएगा वो भी उनका उपयोग कर सकेगा। और खनिज जो आप लोगों को बता दिए, ये अनविकरणीय संसाधन है, मतलब कभी भी समाप्त हो सकता है। अगर एक बार समाप्त हो गया तो इसको बनने में लाखों करोड़ वर्ष का समय लग सकता है प्यारे दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या बोला है, वो कारण सहित समझाइए। खनिज अनविकरणीय संसाधन है इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। खनिजों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण होता है। जब हम लोग पर्यावरण क्या बोलते हैं, खनिज का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोयला का हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। वैसे करके भारत में जनसंख्या के विवरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में विवरण से बताइए। तो जो भारत में है सो जनसंख्या के विवरण को कौन प्रभावित कर सकता है उसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है।
तो देखिए हम लोग किस तरह लिख सकते हैं इसमें। भौगोलिक कारक है, सबसे पहले आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक है। तो भौगोलिक कारक में जैसे जलवायु, वहाँ का अगर जलवायु अच्छा है तो वहाँ मानव अधिक होगा, और नहीं है तो नहीं। मिट्टी भी उपजाऊपन मिट्टी होना चाहिए ताकि कृषि कार्य से संबंधित सारी गतिविधियाँ हो सके, तो उस क्षेत्र में जो है सो जनसंख्या अधिक रहेगा। जल की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या है, आगे में आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में जैसे उद्योग हो गया और रोजगार हो गया, तो ये सब चीज़ होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा जिस क्षेत्र में उद्योग या रोजगार अधिक होता है वहाँ पे देखिएगा लोग जो है सो लोगों की संख्या अधिक होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जैसे आपके अगल बगल में कोई शहर होगा, जैसे मान लीजिए रांची है, हजारीबाग है, उसी तरह दुमका है, गिरिडीह है, धनबाद में। तो आप लोग वहाँ जब जाइएगा तो देखिएगा काफ़ी सारा भीड़ है। उसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ रोजगार की सुविधा है। तो गांव से लोग जो है सो रोजगार की तलाश में अपने स्थान से छोड़ के वहाँ पे पलायन करते हैं या विस्थापन होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सामाजिक कारक में हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं तो क्यों जाते हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जैसे धनबाद और रांची और हजारीबाग जो है सो शिक्षा का हब है माना जाता है। तो वहाँ पे देखिएगा काफ़ी सारे लोग जो है सो वहाँ पे जाते हैं। तो क्यों जाते हैं, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए जाते हैं। तो ये सब भी हम लोग बोल सकते हैं, सब सामाजिक कारण है जो जनसंख्या के विवरण को प्रभावित कर सकता है। आप लोग बिल्कुल इतना ही भाषा में लिखें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग करके लिखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग को इतना करना है प्यारे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का आंसर खाली छोड़ के नहीं आना है। आप लोग जो जानते हैं उसी से रिलेटेड आप लोगों को लिखना है, तो आप लोगों का नंबर अच्छा आएगा। तो देखिए क्या है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन है से है, इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पूछा वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, और वायु प्रदूषण जब होगा तो इसका मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। वायु प्रदूषण के स्रोत देखिए, वायु प्रदूषण के स्रोत मतलब कहाँ से वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक उत्सर्जन से, मतलब उद्योगों से निकलता है। वाहनों के धुआं से होगा वायु प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन का दहन से होता है, जैसे कोयला वगैरह जलाइएगा तो देखिएगा धुआं वगैरह होता है, तो सब से हो सकता है। तो ये सब जो था सो वायु प्रदूषण के स्रोत था। उसके हम लोग देखते हैं मानवीय जीवन पर प्रभाव। तो इसका जो है सो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आप लोग बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा। आप लोग को उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का नंबर गारंटी आएगा अच्छा से अच्छा। देखिए क्या है, मानव जीवन पर प्रभाव। श्वसन संबंधित बीमारियां, जो श्वसन संबंधित बीमारी वो हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये सभी बीमारी हो सकता है। बहुत लोग देखते हैं कि बहुत सारा लॉन्ग ड्राइव का क्वेश्चन करवाते हैं, उतना आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। मेन फैक्ट क्या है उसको आप लोग लिखिए, और लिखा रहता है 200 शब्दों में लिखिए। 200 शब्द में आप नहीं भी लिखिएगा फिर भी आप लोगों को आंसर का जो है सो आंसर अगर आप लोग लिखते हैं, इतना शॉर्टकट में भी आप लोग ऐसे करके भी लिखते हैं, तो आप लोगों को अगर सही सही आंसर लिख दिए हैं तो आप लोगों को जो है सो नंबर जरूर मिलेगा। तो आप लोग ये भ्रम में ना रहें कि बहुत ज़्यादा लंबा लंबा करके लिखना है। तो चलिए इसमें देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से, उदाहरण सहित समझाइए। जो उद्योगों की अवस्थिति को कौन कौन से जो है सो कारक जो है सो प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कच्चा माल है। कच्चा माल, जिस उद्योगों के पास या जिस उद्योग वहीं पे स्थापित होते हैं जहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है कम कीमत पर। ऊर्जा होना चाहिए, जैसे विद्युत ऊर्जा हो गया, या फिर कोयला वाला जो ऊर्जा है उससे हो जाएगा। तो वे सब चीज़ जहाँ कोयला वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे देखिएगा आप लोगों का उद्योग जो है सो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं श्रम। श्रम मतलब क्या होता है, मजदूर। जो उद्योग उसी स्थान पर अच्छे से फल फूल पाते हैं जहाँ पे श्रम अच्छे कीमत पर, मतलब कम सस्ता में जो मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं, साथ ही जो है सो अधिक समय के लिए वो काम करते हैं। उसके बाद यहाँ परिवहन। परिवहन व्यवस्था मतलब इसमें क्या आएगा, वाहन वगैरह आएगा। तो वैसे क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने को सोचा जाता है जहाँ पे परिवहन व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। परिवहन के अच्छा होने का मतलब ये है कि वहाँ सड़क परिवहन जो है सो अच्छी होनी चाहिए, या रेल परिवहन, कोई भी परिवहन है। उसके बाद बाजार। तो बाजार ये भी जो है सो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए उपरोक्त सभी क्रियाकलाप आप लोगों के लिए या सभी कारक जो है सो आपके पास उपलब्ध है, और आपने माल को जो है सो बना लिया है, प्रोडक्ट को तैयार कर लिया, लेकिन आप लोग के पास बाजार ही नहीं है, तो आप लोग बेचिएगा कैसे। तो इसलिए बाजार जो है सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं बच्चों, इसमें क्या है, उदाहरण। लो इस्पात उद्योग उन क्षेत्रों में अवस्थित किया जाता है, और लो इस्पात उद्योग यही क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा। जैसे आप लोग गिरिडीह चल जाइए, या फिर उड़ीसा वगैरह में बहुत सारा वैसा इलाका है। ऊर्जा जहाँ आसानी से मिल जाएगा, बिजली वगैरह जैसे यहाँ दामोदर घाटी से मिल जाता है। श्रम मतलब मजदूर भी आसानी से मिल जाता है। परिवहन व्यवस्था भी अच्छा है, और बाजार की भी सुविधा हो जाती है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट का करेंगे, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर कमेंट के पर निर्भर करेगा। कौन सा सब्जेक्ट का, साथ में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब जाके हम लोग करेंगे।
तो आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि आने वाला एग्जाम है उसका सभी प्रकार का हेल्पफुल हो सके। और जब आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोग आंसर की आसानी से मिला सकते हैं। और उस टाइम जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं उसमें से आप लोग बताइएगा कि कितना भिड़ा है। तो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाएंगे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी में 25 में से 25 आना चाहिए आप लोगों का, या 24, इससे कम आएगा तो समझ लीजिए कि अच्छा नहीं है। और हम प्रयास करेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हम भिड़ा देंगे, लेकिन आप लोग लिख के आते हैं या नहीं आते हैं ये आप लोग के पर निर्भर करता है। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।